जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मजे में होंगे और क्लास 10th की तैयारी बहुत ही ध्यानबद्ध तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जो चैप्टर 1 है। और सब्जेक्ट की बात किया जाए तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है ना दोस्तों। इकोनॉमिक्स कहने का मतलब होता है अर्थशास्त्र। क्या होता है दोस्तों? अर्थशास्त्र होता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 देखने वाले हैं दोस्तों, जो अपने एग्जाम के लिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपको क्लास 10th की एग्जाम के लिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चैप्टर 1 है अपना, क्या है दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक है ना दोस्तों। चैप्टर 1 है इकोनॉमिक्स का, यानी अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है दोस्तों। अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना और इसके विकास के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपना पहला सवाल है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं दोस्तों। यह देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में 2011, 2013, 2019, 2020, 2021 में यह सवाल पूछा गया है, ठीक है ना दोस्तों। कहा गया है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या क्या है दोस्तों, तो ढांचा है, ठीक है ना दोस्तों। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या फिर ऐसा ढांचा है दोस्तों जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, ठीक है ना दोस्तों, आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। जैसे में दोस्तों आप देख सकते हैं कृषि, कृषि उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि, ठीक है ना दोस्तों। ये न केवल दोस्तों वस्तुएं एवं सेवाओं को संपादित करती है, बल्कि दोस्तों रोजगार के लिए अवसर भी प्रदान करती है, ठीक है ना, ताकि वे दोस्तों अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आई होगी कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यह बोर्ड में मॉडल से देखा जाए दोस्तों तो BM क्वेश्चन है, यानी कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है बहुत ही अहम रखता है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना, क्योंकि जहां से सवाल दोस्तों आपको भरपूर देखने को मिलेंगे बिहार बोर्ड के एग्जाम में दोस्तों। सवाल है कि भारतीय व्यवस्थाओं की संरचना बताएं, यानी कि भारतीय व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, इसके बारे में बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय व्यवस्था की संरचना कौन कौन सी है दोस्तों। तो पहला आता है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र आता है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र आता है, उसके बाद तृतीय क्षेत्र आता है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों पहला में आता है क्या, तो कृषि पशुपालन। क्या होता है दोस्तों? कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वन हो गया, या फिर मछली हो गया, ठीक है। दूसरा में आता है, यानी द्वितीय क्षेत्र में आता है दोस्तों उद्योग या फिर निर्माण, या फिर दोस्तों आपको बता दिया जाए कि गैस एवं बिजली आती है, ठीक है ना। उद्योग कहाँ से आती है दोस्तों, इसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर द्वितीय क्षेत्र में उद्योग की बात किया जाए दोस्तों, तो उद्योग में आ जाएगा लघु, कुटीर और मध्य बड़े, ठीक है ना दोस्तों, ये तीनों आती है दोस्तों। तृतीय क्षेत्र की बात किया जाए दोस्तों, तो तृतीय क्षेत्र में बैंक आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा और संचार आ जाएगा, व्यापार और दोस्तों अन्य सेवाएं भी इनमें शामिल है, ठीक है ना, तो तृतीय क्षेत्र में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये था स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है सवाल दोस्तों कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। कहा गया है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है। आइए दोस्तों जानते हैं दोस्तों। यह सवाल 2015 के एग्जाम में या फिर 2021 के एग्जाम में, यानी दोनों एग्जाम में पूछा गया है ना दोस्तों। इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से होता है, ठीक है ना दोस्तों। आर्थिक क्रियाएं के आधार पर दोस्तों अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तीन भागों में बांटा गया, ठीक है ना। पहला दोस्तों हमने बताया था आपको कि प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र, ठीक है ना। चलिए दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र को
कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, और दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा में क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र आता है। क्या आता है दोस्तों? द्वितीयक क्षेत्र आता है दोस्तों। तो द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? चलिए जानते हैं दोस्तों। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपनीय दोस्तों सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। ठीक है ना दोस्तों? जैसे में आप बात कर सकते हैं, जैसे में हो सकता है गैस और बिजली आदि उत्पादन होते हैं। ठीक है ना दोस्तों? चलिए तीसरा जानते हैं दोस्तों कि तीसरा क्या होता है? संरचना। ठीक है ना दोस्तों? तीसरा होता है अपना, क्या होता है? तो तीसरा में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है दोस्तों। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं शामिल होती है। ठीक है ना? ये क्रियाएं दोस्तों प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों में क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है, इसीलिए दोस्तों इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों? आप लोग गए होंगे बैंक में दोस्तों, तो बैंक क्या देती है दोस्तों? आप लोगों को सेवाएं देती है। ठीक है ना? इसलिए इसको तृतीय क्षेत्र में रखा गया है दोस्तों। ठीक है ना? क्योंकि यह सेवा देती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस सेशन को दोस्तों शेयर नहीं किया है तो जमकर दोस्तों इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों, मेहनत करते हैं, तो आप थोड़ा सा हमारे लिए दोस्तों मेहनत करके लाइक बटन को प्रेस कर दें। ठीक है ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, है ना? चलिए अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जानते हैं दोस्तों। आज विश्व में निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। कितनी प्रकार की भाई? 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। ठीक है ना? ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों देखते हैं कि अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की पाई जाती है। दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं यह अर्थव्यवस्था। ठीक है ना? पहला में आता है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा आता है दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था होते हैं। ठीक है ना दोस्तों? यह 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है। ठीक है ना? आज के दौर में अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है भाई? तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। पहले में आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा में समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा आती है मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है ना? यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? चलिए देखते हैं कि यह दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वह किसे कहते हैं भाई? अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों जहां उत्पादन के साधनों का समावित या फिर दोस्तों मालिकाना हक निजी व्यक्तियों के साथ दोस्तों निजी व्यक्तियों के पास होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। ठीक है ना? जैसे में दोस्तों अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया आदि दोस्तों इसका उपयोग निजी लाभ के लिए दोस्तों करते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं और जानते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो जहां पर दोस्तों उत्पादन के साधनों का क्या दोस्तों स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना? जैसे में दोस्तों चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है दोस्तों? इसका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है, समाज के अच्छे दार्शनिक स्थानों के लिए दोस्तों आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? चलिए दोस्तों लास्ट देखते हैं दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं दोस्तों आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, एक तो 2016 में और एक 2024 में पूछा गया है। ठीक है ना दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित है।
दोस्तों अपना अगला पॉइंट है तीसरा नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। दोस्तों यह एग्जाम के एंगल से देखा जाए तो बहुत ही मस्ट विवेक प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि यह 2016 और 2024 में पूछा है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि 2025 में यह सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों पूंजीवाद तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित है, यानी दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों इसमें उत्पादनों के साधनों का स्वाभाविक क्या दोस्तों स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास दोस्तों होता है, ठीक है ना दोस्तों। यह भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ठीक है ना दोस्तों। आपसे पूछा जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है, तो अपने भारत देश में पाई जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अपना अगला सवाल है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें, ठीक है ना। यह सवाल 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों का अस्तित्व होता है। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था में बात की जाए दोस्तों, तो पूंजीवादी तथा सामाजिकवादी दोस्तों समाजवादी दोनों का अस्तित्व होता है, ठीक है ना। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रशासित मूल्य होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, प्रशासित मूल्य होते हैं, जिसमें दोस्तों आवश्यकता के अनुसार कमी बेसी की जाती है, ठीक है ना। जैसे में दोस्तों आप जान सकते हैं बिजली, रेलवे, जल, गैस इत्यादि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के मूल्य सरकार न लगभग दोस्तों न लाभ न हानि के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों निश्चित करती है, ठीक है ना। इस प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोस्तों पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों में दोस्तों प्रमुख गुण देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। भारत में जैसे भारत जैसे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है, ठीक है ना। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के सवाल में देखने को मिलेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं कहाँ पे है, तो आपको बताना होगा दोस्तों भारत में। कहाँ है दोस्तों, भारत में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे और कह रहा है दोस्तों कि आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। बहुत मस्ट विवेक प्रश्न है दोस्तों, 2012, 2014 और 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं। 5 अंक के सवाल है। कितने अंक के भाई, 5 अंक के यह सवाल है, ठीक है ना। चलिए आर्थिक विकास के बारे में जानते हैं। दोस्तों आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दोस्तों दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दोस्तों वृद्धि होती है, ठीक है ना। जैसे में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों कि आर्थिक विकास का मुख्य दोस्तों उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके लिए विकास प्रक्रिया क्या दोस्तों, इसके लिए विकास प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ता है। किसको गतिशील करना पड़ता है, तो विकास प्रक्रिया को दोस्तों, यानी कि गतिशील करना पड़ता है। आर्थिक व्यवस्था एवं दोस्तों आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर चलिए देखते हैं कि किसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि आर्थिक विकास एवं दोस्तों आर्थिक वृद्धि में अंतर किसे कहते हैं और क्या होता है। दोस्तों आर्थिक विकास विकासशील देशों के विकास से संबंधित है, ठीक है ना दोस्तों। आर्थिक विकास जो है दोस्तों विकासशील देशों से संबंधित है, जबकि आर्थिक वृद्धि विकसित देशों का विकास से संबंधित है, ठीक है ना दोस्तों। आर्थिक विकास में आकस्मिक तथा रुक रुक कर परिवर्तन आते हैं, ठीक है ना, रुक रुक कर परिवर्तन आते हैं, जबकि दोस्तों आर्थिक वृद्धि में एक क्रमिक दीर्घकालीन स्थिर प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों। चौथा पॉइंट में लिखेंगे कि आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि होती है, ठीक है ना। आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत दोस्तों उत्पादकता में वृद्धि होती है, जबकि दोस्तों आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थान परिवर्तन होता है, ठीक है ना। यही होते हैं दोस्तों इसके विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर होते हैं। दोस्तों अपना अगला सवाल है दोस्तों आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, कह रहा है कि क्या दोस्तों
समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना दोस्तों, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, समावेशी विकास आर्थिक विकास की एक जिस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे। दोस्तों, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया में दोस्तों समाज की सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो तथा दोस्तों समाज की कोई भी वर्ग यानी कोई भी जाति के हो, कोई भी वर्ग का लोग हो दोस्तों, विकास के क्या दोस्तों, विकास के लाभ से अछूत नहीं रहे यानी कि बचे नहीं रहे, तो ऐसे विकास को ही दोस्तों, ऐसे विकास की क्रिया को ही दोस्तों समाज से भी विकास कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, समाज से भी विकास समावेशी विकास कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि सतत विकास किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, सतत विकास किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, ऐसा विकास जो जारी रह सके। ठीक है ना दोस्तों, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बनकर रह न सके। ठीक है ना दोस्तों, टिकाऊ बना रह सके। ठीक है, बनकर रह न सके, टिकाऊ हमेशा बना रह सके। ठीक है ना, सतत विकास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सतत विकास कहने का मतलब जो लगातार चलते रहे। ठीक है ना, उसी विकास को क्या कहते हैं? सतत विकास। ठीक है, सतत विकास में न केवल दोस्तों वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी यानी आने वाला पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है ना, यानी आने वाला पीढ़ी में दोस्तों हम लोग कैसे रहेंगे, हमारा बाल बच्चा कैसे रहेगा, इसके बारे में सोचा जाता है। दोस्तों, बुरुंडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं यानी कि जो अभी चल रहा है दोस्तों और क्या आवश्यकताएं हैं उसके बारे में बताई है। कौन बताया है? तो बुरुंडलैंड के आयोग ने। ठीक है ना दोस्तों, आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यों से समझौता किए हुए पूरी की जाती है। ठीक है ना, यही होता है सतत प्रभाव। चलिए दोस्तों, सतत विकास तो हम लोग देख लिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है कि सतत विकास क्यों आवश्यक है? दोस्तों, बहुत मायने रखता है यह सवाल कि सतत विकास आखिर क्यों आवश्यक है। ठीक है ना, यह 2024 और 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, लिखेंगे कि किसी भी देश के विकास में, क्या दोस्तों, किसी भी देश के विकास में प्राकृतिक संसाधन जैसे दोस्तों जल, वायु, जंगल, पेट्रोल, कोयला, गैस आदि का उपयोग होता है। ठीक है ना दोस्तों, किसी भी देश के विकास में दोस्तों प्राकृतिक संसाधन का उपयोग होता है, जैसे में जल, वायु, जंगल और पेट्रोल, कोयला, गैस इत्यादि का क्या होता है? तो उपयोग होता है। दोस्तों, अत्यधिक उपयोग से भावी पीढ़ी यानी आने वाला पीढ़ी प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता घटती है। ठीक है ना दोस्तों, आने वाला समय में घटते जा रहा है। इसके कारण दोस्तों भावी पीढ़ी इससे वंचित हो सकती है, यानी आने वाला पीढ़ी इसमें क्या हो सकती है दोस्तों? वंचित हो सकती है। और इनका दोस्तों अत्यधिक उपयोग पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को भी बढ़ा देता है। ठीक है, इससे दोस्तों जीवन एवं भविष्य का विकास प्रभावित होता है। ठीक है ना, यानी आने वाला समय में बहुत प्रभावित होगा इस सब चीज से। ठीक है ना, अंततः दोस्तों सतत विकास अति आवश्यक होता है। ठीक है, और आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों सतत विकास आवश्यक होते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे और बहुत ही मस्ट रिव्यू है दोस्तों, क्योंकि यह 2025 के एग्जाम में दोस्तों पूछा ही जाने वाला है। ठीक है ना, तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। दोस्तों, आर्थिक नियोजन क्या है? नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिए, 2025 के एग्जाम में यह सवाल दोस्तों आप लोगों को सीधे सीधे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, मस्ट बी प्रश्न है दोस्तों, मस्ट बी प्रश्न है। ठीक है ना दोस्तों, 2011, 12, 16, 18, 21 और 22 और 25 में भी यह पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, आर्थिक नियोजन क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, राष्ट्र की प्राथमिकताओं को राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार दोस्तों देश के संसाधन का विभिन्न
विकासात्मक दोस्तों क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसके मुख्य उद्देश्य भी हैं। चलिए जानते हैं इसके क्या मुख्य उद्देश्य हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके मुख्य उद्देश्य। दोस्तों पहला लिखेंगे हम लोग क्या कि संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना, यह एक मुख्य उद्देश्य हो गया। ठीक है ना। दूसरा दोस्तों आय के स्रोतों को बढ़ाना, यह दूसरा क्या हो गया दोस्तों, तो उद्देश्य हो गया। और तीसरा देखते हैं दोस्तों सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्य के लिए दोस्तों कार्य के लिए भी राशि का आवंटन। ठीक है ना दोस्तों, यह तीसरा उद्देश्य हो गया। और चौथा उद्देश्य है दोस्तों अपना कि प्रत्येक क्षेत्रों के विकास के लिए दोस्तों योजना का निर्माण करना, यह दोस्तों चौथा उद्देश्य हो गया। ठीक है ना। यहाँ से अगर दोस्तों इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके सीधे से 5 नंबर का एग्जाम दोस्तों 5 नंबर का यह कुछ सवाल है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं कि आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक क्या होता है। ठीक है ना, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम क्या है। ठीक है ना दोस्तों, नेशनल इनकम या फिर राष्ट्रीय आय क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को दोस्तों राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। और जिस देश का दोस्तों राष्ट्रीय आय देश का राष्ट्रीय आय कम होता है दोस्तों वह अविकसित कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों बहुत ही मस्ट भी प्रश्न है, कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। ठीक है ना दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय क्या है यानी पर कैपिटा इनकम क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों, दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर दोस्तों भागफल आता है, वह क्या कहलाता है, तो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। ठीक है ना, फिर से सुनिए दोस्तों, राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है दोस्तों उस वही क्या निकल के आता है, अपना प्रति व्यक्ति आय निकल करके आता है। ठीक है ना, तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय बराबर आप लोग फॉर्मूला समझ सकते हैं, राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या। ठीक है ना, और जो भागफल आएगा ना दोस्तों वही क्या कहलाएगा, तो प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि आधारित संरचना क्या है और इसका क्या महत्व है। दोस्तों आधारित संरचना क्या है और इसका क्या महत्व है दोस्तों, इसके बारे में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2015-2019 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है ना दोस्तों, आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जैसे में दोस्तों बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि, ये सभी जो है ना दोस्तों वह आधारित संरचना का मतलब यही होता है कि सुविधाओं तथा सेवाओं से है, यानी कि दोस्तों देश का आर्थिक विकास के लिए जो सहायक होता है ना, जैसे मैं बताया बिजली दोस्तों देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होता है, स्कूल, कॉलेज या फिर अस्पताल ये सभी क्या होते हैं, तो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, दोस्तों किसी भी देश के आर्थिक विकास में आधारित क्या दोस्तों आधारिक संचार क्या है संरचना का बहुत अधिक महत्व होता है। दोस्तों किसी भी देश के आर्थिक विकास में दोस्तों आधारित संरचना का बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक है ना, जिस देश का दोस्तों आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होता है दोस्तों वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। ठीक है ना, जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा उस देश का दोस्तों उतना ही अधिक विकसित होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों चौथा नंबर सवाल है, क्या कह रहा है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए दोस्तों
मुख्य उपाय को बताएं। यह सवाल दोस्तों बहुत ही मस्ट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है दोस्तों। 2025 के एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों बार बार यह सवाल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। 2017, 2019 और 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना दोस्तों। हम सबसे पहले लिखेंगे कारण, ठीक है ना। बिहार के पिछड़ेपन का आखिर कारण क्या है, ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे। चलिए दोस्तों, पॉइंट के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों कारण बता दें। तेजी से जनसंख्या बढ़ता है दोस्तों, जिसके कारण हमारा राज्य जो है वह पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। बिहार में जनसंख्या के कारण विकास के साधन कम होते जा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण साधन कम होती जा रही है, ठीक है ना। जनसंख्या का भरण पोषण दोस्तों मुश्किल होते जा रहा है, यह कारण होता है, ठीक है ना, बिहार के पिछड़ेपन का। दूसरा कारण यह भी है दोस्तों, आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना का बहुत ज्यादा अभाव है। जैसे में समझिए दोस्तों कि राज्य में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है दोस्तों, आपूर्ति नहीं है, ठीक है ना, एवं सिंचाई का अभाव है, ठीक है ना दोस्तों। इन सभी चीजों का क्या है, कमी है, ठीक है ना। और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की भी क्या है, कमी है। इसकी वजह से हमारा राज्य जो है वह पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना, बिहार राज्य पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना। दो कारण हम लोगों ने दो से अधिक कारण दोस्तों हम लोगों ने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट में आते हैं दोस्तों। एक यह भी कारण है दोस्तों, कृषि पर निर्भरता, ठीक है ना दोस्तों। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अपने से कोई मेहनत करना नहीं चाहते हैं और कृषि पे क्या है, निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से भी क्या होती है, बिहार में दोस्तों हमारे आर्थिक व्यवस्था खराब होने का कारण बनता है यह। दोस्तों बिहार में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, यानी कि बिहार की अर्थव्यवस्था जो है वह किस पे आधारित है, तो कृषि पे आधारित है। हमारी कृषि काफी पिछड़ी हुई है, ठीक है ना दोस्तों, हमारी कृषि काफी पिछड़ी हुई है। इसके चलते दोस्तों उपज में कमी हो रही है, ठीक है ना। हम लोगों को भी जरूरी है दोस्तों कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों खेतों में काम करें और उससे ज्यादा दोस्तों हम लोग लाभ उठा पाए और बिहार के पिछड़ेपन को दूर कर सके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट यह है कि बाढ़ सुखाड़ में क्षति। दोस्तों बाढ़ के हर साल क्या होता है, बाढ़ सुखाड़ आता है और बिहार वासियों को सब नष्ट करके चला जाता है, खत्म कर देता है, ठीक है ना। यह भी कारण होता है इसका। तो दोस्तों समझेंगे कि प्रति वर्ष बाढ़ एवं सुखाड़ से बिहार में दोस्तों लाखों करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो जाती है। समझ में आया ना दोस्तों, कि बिहार में हर प्रत्येक वर्ष दोस्तों बाढ़ आने के कारण लाखों करोड़ों की संपत्ति जो होती है दोस्तों वह बर्बाद चला जाता है। जिसके कारण दोस्तों बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है, ठीक है ना, जिससे लाखों करोड़ों की संपत्ति ध्वस्त हो जाती है, ठीक है ना। इसके वजह से भी क्या होती है दोस्तों, हमारे बिहार राज्य में गरीबता आती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है 5 नंबर, औद्योगिकी पिछड़ापन क्या है दोस्तों। औद्योगिक पिछड़ापन के कारण ही हमारा बिहार दोस्तों बहुत नीचे जा चुका है, ठीक है ना, पिछड़ा हुआ है। दोस्तों किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी होता है, ठीक है ना दोस्तों। किसी भी देश या राज्य के लिए दोस्तों उद्योगों का विकास होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों बिहार में औद्योगिक विकास विकास कुछ दिखता नहीं है, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा दोस्तों प्रतिष्ठित अभी अभी क्या है दोस्तों, अभियांत्रिकी संस्थाएं सभी झारखंड चले गए हैं। यानी बिहार से सभी प्रतिष्ठित दोस्तों प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी थे ना दोस्तों, वह कहाँ चले गए हैं, झारखंड चले गए हैं। इस कारण बिहार में दोस्तों कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या नगण्य ही रह गई है, यानी कि कम रह गई है। सब कहाँ चले गए, तो झारखंड चले गए, ठीक है ना दोस्तों। और चौथा आता है दोस्तों गरीबी, ठीक है ना दोस्तों। चौथा पॉइंट आता, छठा पॉइंट आता है दोस्तों गरीबी। क्या आता है, गरीबी, ठीक है ना दोस्तों। समझते हैं गरीबी क्या है दोस्तों। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीब का भार काफी अधिक है, ठीक है ना दोस्तों। बिहार में बहुत ज्यादा गरीबी है, ठीक है दोस्तों। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। यानी कि बिहार में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय देखा जाए तो राष्ट्रीय औसत से भी
कम है, आधा है, ठीक है ना दोस्तों। इसके चलते भी पिछड़ापन है, कहाँ, तो बिहार में, ठीक है ना दोस्तों। बिहार में क्या है, निर्धनता का दुष्चक्र है, ठीक है ना दोस्तों। यानी बहुत क्या होती है, कठिनाइयां होती है, उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है जिसके वजह से दोस्तों देखेंगे कि बिहार में गरीबताएं ज्यादा है, ठीक है ना। किसके वजह से, तो अगला पॉइंट है 7 नंबर दोस्तों, खराब विधि व्यवस्था के कारण भी दोस्तों अपना बिहार राज्य है जो वह बहुत ही अत्यंत पिछड़ा राज्य है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों। किसी भी देश या राज्य के लिए शांति तथा क्या है दोस्तों, सुव्यवस्था जरूरी होती है, ठीक है ना दोस्तों, जो कि बिहार राज्य में नहीं है। लेकिन दोस्तों बिहार राज्य में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी। दोस्तों बिहार राज्य में क्या है दोस्तों, बहुत वर्षों तक कानूनी व्यवस्था थी ना दोस्तों, वह क्या थी, कमजोर थी, ठीक है ना। जिसके चलते दोस्तों नागरिक शांति पूर्वक उद्योग नहीं चला पा रहा था, ठीक है ना दोस्तों। नागरिक जो व्यापारिक आदमी थे दोस्तों, वह शांति पूर्वक उद्योग नहीं चला पा रहा था, धंधा अपना शांति पूर्वक नहीं चला रहा था दोस्तों। इस तरह खराब विधि व्यवस्था भी दोस्तों बिहार के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए लास्ट पॉइंट दोस्तों एक और है दोस्तों, पॉइंट जिसके वजह से अपना बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। क्या दोस्तों, कुशल प्रशासन का अभाव, यानी दोस्तों प्रशासन का कमी की वजह से भी दोस्तों अपना बिहार राज्य जो है वह अत्यंत पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें क्या है दोस्तों, पारदर्शिता का अभाव है, ठीक है ना दोस्तों। पारदर्शिता का अभाव है, ठीक है ना। आप लोग देखते होंगे दोस्तों ये कानून कहने का मतलब दोस्तों, पुलिस प्रशासन को देखते होंगे आप लोग कि अब घूस लेने पर अच्छा काम करते हैं किसी का, और जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसी को सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है दोस्तों, अच्छे लोग कभी जीत नहीं पाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके कारण से आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आते रहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। कोई आदमी अच्छा कार्य भी करता है ना दोस्तों, तो उसको पैसे के दाव से दबा दिया जाता है, जिसके कारण से दोस्तों अपने बिहार राज्य में भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि बिहार में पिछड़ेपन दूर करने के उपाय। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर बीमारी आती है तो बीमारी का इलाज भी होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों को बहुत सारा परेशानियों का फेस करना पड़ रहा है दोस्तों। बिहार राज्य बहुत पिछड़ा राज्य है दोस्तों, तो उसको सुधारने के भी मौका है, उपाय है, ठीक है ना। उसको जानते हैं, पिछड़ापन को कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1 दोस्तों, कृषि का तेजी से विकास। अगर हम लोग ज्यादा फोकस कृषि पे करने लगे दोस्तों, तो हमारा पिछड़ा राज्य जो बिहार है बहुत उन्नति करता हुआ नजर आएगा दोस्तों। चूंकि बिहार की कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है ना दोस्तों। चूंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, पहला राज्य है, ठीक है ना दोस्तों। और अभी भी 68% आबादी दोस्तों कृषि पर निर्भर है। बिहार की 68% दोस्तों आबादी जो है वह किस पे निर्भर है दोस्तों, तो कृषि पे निर्भर है। अतः दोस्तों कृषि के आधुनिकीकरण अति आवश्यक है, ठीक है ना दोस्तों। कृषि का कार्य करना अति आवश्यक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट बिहार को सुधारने का क्या हो सकता है, तो जनसंख्या पर नियंत्रण। दोस्तों अभी देखते होंगे क्या, हम दो हमारे एक दर्जन, ठीक है ना, नहीं ये गलत है दोस्तों, हम दो हमारे दो, ये तो सही है, ठीक है ना। जनसंख्या पर कंट्रोल करना अत्यधिक मात्रा में जरूरी है दोस्तों। बिहार में बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए एवं सरकार की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण अथवा परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू की जानी चाहिए, ठीक है ना। इसके वजह से क्या हो सकता है दोस्तों, जनसंख्या पे कंट्रोल आ सकता है और हमारा बिहार राज्य जो है जो बहुत ही उन्नति करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है ना। ये सभी दोस्तों उपाय हैं हमारे बिहार राज्य को अभी भी बचाने का दोस्तों। अगला पॉइंट है आपके स्क्रीन पे और देख सकते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, बाढ़ एवं सुखाड़ पर नियंत्रण। दोस्तों अगर बाढ़ और सुखाड़ पर दोस्तों नियंत्रण अगर कर दे दोस्तों, अगर आसानी से दोस्तों पुल वगैरह नाला वगैरह को सही से बना दिया जाए, बाढ़ को कंट्रोल कर लिया जाए, तो लाखों करोड़ों की संपत्ति दोस्तों आपको देखता हुआ बचता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना दोस्तों। जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। कोसी जैसी प्रलयकारी नदी का
मुहाना मुड़कर दोस्तों सुखाड़ वाले क्षेत्रों में कर देना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, जिससे बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों में सहायता मिलेगी, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा बिहार में दोस्तों आधारिक संरचना, बिहार में भी इसको रोक देना चाहिए, जिसकी वजह से दोस्तों अपना जनसंख्या पर कंट्रोल, सॉरी, बाढ़ पर कंट्रोल हो सके, ठीक है ना दोस्तों। चौथा नंबर पॉइंट है कि आधारिक संरचना का विकास। दोस्तों अगर आधारिक संरचना का विकास हो जाए तो अपना बिहार का भी विकास हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। बिहार में बिजली की काफी कमी है दोस्तों, बिहार में क्या चीज की कमी है, बिजली की काफी कमी है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, जिसके वजह से दोस्तों हम हमारा बिहार जो है डेवलप कर सके। दोस्तों शिक्षा एवं व्यवस्था क्या दोस्तों सुविधाओं में सुधार लाया जाना चाहिए। दोस्तों शिक्षा में भी अपने बिहार राज्य में दोस्तों सुधार नहीं है, 68% दोस्तों कृषि में बिजी है, तो अपना बिहार राज्य कैसे बच सकता है दोस्तों, शिक्षित कैसे हो सकता है, तो इसमें भी डेवलप लानी चाहिए सरकार को, ठीक है ना। और बिजली घर घर में पहुंचानी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा बिहार जो है दोस्तों आगे बढ़ सके, ठीक है ना दोस्तों। 5वां नंबर पॉइंट है उद्योग का विकास। क्या दोस्तों, उद्योग का विकास। तो दोस्तों अगर उद्योग का विकास होने लगे ना तो हमारा बिहार तो दोस्तों बहुत आगे बढ़ सकता है। दोस्तों बिहार से झारखंड अलग हो जाने से यह राज्य लगभग दोस्तों उद्योग विहीन हो गया था दोस्तों। बिहार से झारखंड जब अलग हो गया था तो यह राज्य जो है दोस्तों लगभग उद्योग विहीन हो गया था। कुछ चीनी मिल दोस्तों चीनी मिल कुछ चीनी मिल ही बिहार में रह गई थी दोस्तों। जब अलग हुआ था झारखंड बिहार से तो कुछ चीनी मिल थी दोस्तों, वही कहाँ रह गई, तो बिहार में रह गई थी, जो दोस्तों अधिकतर बंदी पड़ी हुई है। चीनी मिल दोस्तों बंद पड़ी हुई है, तो इस जर्जर उद्योग को पूर्णतः चालू किए जाने से दोस्तों बिहार की स्थिति सही हो जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट बिहार को बचाने का। दोस्तों अगला पॉइंट है गरीबी दूर करने के लिए कार्यक्रम, यानी दोस्तों बिहार में बढ़ती हुई गरीबी को दोस्तों दूर करने के लिए कार्य करनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है, ठीक है ना दोस्तों, बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है। सभी गरीबों के लिए दोस्तों रोजगार की व्यवस्था की जाए, या फिर दोस्तों स्वरोजगार के लिए इन्हें प्रशिक्षित दिए जाने चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, जिसकी वजह से हम लोग गरीबी को खत्म कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है शांति, क्या दोस्तों, शांति व्यवस्था की स्थापना, ठीक है ना दोस्तों। शांति व्यवस्था की अगर स्थापना किया जाए दोस्तों तो बिहार की गरीबी को खत्म किया जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। बिहार में शांति का माहौल स्थापित कर व्यापारियों को दोस्तों विश्वास जमाया जाए, ताकि दोस्तों आर्थिक विकास की गति हो, ठीक है ना। आर्थिक आर्थिक विकास की गति को दोस्तों तेजी से बढ़ाया जा सके, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग बिहार के बारे में सारा चीज समझ में आ गया होगा, यानी कि बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई दोस्तों जनसंख्या, इन सभी को रोकने से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, बिहार को एक अच्छे मुकाम पे ला सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हुआ आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 समाप्त, द एंड हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैप्टर 1 था, ठीक है ना दोस्तों, चैप्टर 1 क्या दोस्तों, अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 यानी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 हो गया यहाँ पर द एंड। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से दोस्तों अपनी क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।